नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज हम चर्चा करेंगे मौद्रिक नीति, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आज मौद्रिक नीति जारी की गई और इसका हम रिव्यू भी देखेंगे कि जो मौद्रिक नीति जारी की गई क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सटीक है, सही है, क्योंकि कोविड के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, अर्थव्यवस्था में प्राइस ऑफ द कमोडिटीज कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, फ्यूल प्राइसेस कंटिन्यू हाइक कर रहे हैं। इस संदर्भ में मौद्रिक नीति से हम बहुत अधिक आशा करते हैं। तो आइए देखते हैं मौद्रिक नीति और इसकी समीक्षा जो आज दिनांक 6/8/2021 को आरबीआई द्वारा जारी की गई। मौद्रिक नीति क्रियान्वयन का कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी जो रेगुलेट या ऑपरेट करने का जिम्मेदारी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो मौद्रिक प्राधिकारी है यानी उस देश का सेंट्रल बैंक जो है वो देश के अंदर ब्याज की दरों में बढ़ोतरी या कमी करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को परिवर्तित करता है, यानी मुद्रा की पूर्ति को या तो बढ़ाता है या तो मुद्रा की पूर्ति को घटाता है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है ताकि वस्तुओं तथा सेवाओं के दामों में बढ़ोतरी से बचा जा सके, अर्थात मुद्रा स्फीति के इम्पैक्ट से हम बच सके और अर्थव्यवस्था को डेवलपमेंट पाथ में आगे ले जा सके। तो इस प्रकार किसी देश की मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को में वृद्धि या कमी के माध्यम से या ब्याज की दर में परिवर्तन के माध्यम से आर्थिक विकास की दशा एवं दिशा निर्धारित करती है, यानी विकास की दशा एवं दिशा का निर्धारण किया जाता है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य होते हैं, जैसे भारत की मौद्रिक नीति है तो भारत की मौद्रिक नीति एक निम्न उद्देश्य है। सबसे पहले उससे मूल्य स्थिरता, क्योंकि कोविड के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य लगातार बढ़ा है और फ्यूल हाइक हमने देखा, पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य तो और तेजी से बढ़ा, साथ साथ खाद्य तेलों का भी मूल्य बढ़ा है। तो इस प्रकार मौद्रिक नीति से हमें उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता होनी चाहिए। दूसरा, स्थिर निवेश का संवर्धन, क्योंकि कोविड अर्थव्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था काफी अधिक सुस्त हो गई थी, इसलिए निवेश बढ़ा करके अर्थव्यवस्था को डेवलपमेंट किया जा सकता है। बैंक ऋण की बढ़ोतरी पर नियंत्रण, कभी कभी बैंक ऋण इतने अधिक न अलॉट कर दिया जाए कि उस अनुपात में इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया न बढ़ने पाए, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था इन्फ्लेशन का पुनः शिकार हो जाएगी। इसलिए बैंक जो ऋण बढ़ा रही है उसको भी एक कंट्रोल लिमिटेशंस के अंतर्गत बढ़ाए ताकि अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास की दर के अनुपात में बैंक ऋण भी बढ़े। हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना है, निर्यात का संवर्धन करना है, खाद्यान्न की खरीद प्रक्रिया का संचालन करना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कोविड के बाद हमारे एक्सपोर्ट काफी अधिक प्रभावित हुए और उसके साथ ही साथ हमारे खाद्यान्न खरीद, क्योंकि हम वास्तव में खाद्य सुरक्षा यानी लोगों को अपनी पीडीएस की दुकानों के माध्यम से खाद्य उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए खाद्य सुरक्षा अनिवार्य हो जाता है। हमको किसानों से अनाज को खरीदना है, अपने बफर स्टॉक में रखना है और राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब वर्ग तक खाद्य सुरक्षा की पहुंच को बढ़ाना है। तो हमारे पास उद्देश्य यानी बहुत अधिक व्यापक है। अगला है ऋण का समान वितरण। समाज के यह ना हो कि समाज के केवल एक वर्ग को ऋण दिया जाए, मान लीजिए केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर को ऋण दे दिया जाए, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर इससे अछूता रह जाए। हमको समान यानी बैलेंस में अर्थव्यवस्था में ऋण को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि अर्थव्यवस्था का बैलेंस विकास हो सके, बैलेंस डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अगला हमारे पास टारगेट है प्राथमिकता क्षेत्र को बढ़ावा देना। हमको वर्तमान में सबसे ज्यादा प्राथमिकता क्या है उसको हमको इम्प्रूव करना है। हमको तो प्राथमिकता क्षेत्र को हमको प्राथमिकता देना ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया तेजी से बढ़ सके। और हमारे पास सबसे ज्यादा कोविड ने हमको बेरोजगारी दिया है और इस कोविड की बेरोजगारी के कारण आज अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हुई है, तो रोजगार सृजन भी एक उद्देश्य बन जाता है। मौद्रिक नीति की अगर हम बात करते हैं तो मौद्रिक नीति के अभी हमने उद्देश्यों की चर्चा की। मूल्य स्थिरता मुख्य उद्देश्य है, विनिमय दर में स्थायित्व मुख्य उद्देश्य है, रोजगार सृजन मुख्य उद्देश्य है,
विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, ये कुछ मैंने खुद उद्देश्यों को लिया है और इनको अचीव करने के लिए मेरे पास कुछ उपकरण है जो बैंकिंग प्रक्रिया में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाना या मुद्रा की पूर्ति को घटाना कहते हैं। ये फिशर के सिद्धांत से प्रभावित है। प्रोफेसर फिशर ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करता है। यदि मुद्रा की पूर्ति दोगुना हो जाती है, अर्थव्यवस्था मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, तो वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य भी बढ़ेगा, दोगुना हो जाएगा। और यदि अर्थव्यवस्था वस्तुओं तथा अर्थव्यवस्था मुद्रा की पूर्ति घटती है, तो मूल्य भी उसी अनुपात से घटेगा। इस प्रकार मौद्रिक नीति इस सिद्धांत पर, फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत पर कार्य करती है कि अर्थव्यवस्था में निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना या घटाना, और मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने तथा घटाने के लिए उनका बेसिक टूल्स है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, आपका रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, जिस पर हम अभी समीक्षा करेंगे, जो RBI ने आज मौद्रिक नीति जारी किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी द्विमासिक 2 मंथ की मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी RBI ने स्पष्ट किया कि हम रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ रेपो रेट को 4% पर स्थिर रखा है, जो पिछले हमने तिमाही में देखा था 4% पे स्थिर थी, तथा रिवर्स रेपो रेट 3.35 पर स्थिर थी। ठीक है, यानी RBI ने इस मौद्रिक नीति के अंतर्गत रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अभी भी उनको कुछ लग रहा है कि अर्थव्यवस्था सेंसिटिव कंडीशन में है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं किए। अगर हम कोविड से पूरी तरह से उन्मुक्त हो जाएंगे तो शायद रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में परिवर्तन देख सकते हैं, लेकिन अभी सेंसिटिव इकोनॉमी है। तुरंत रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट में यदि परिवर्तन कर देंगे और अर्थव्यवस्था में उस अनुपात में निवेश या रोजगार सृजन नहीं हुआ और फिर से महामारी ने अटैक किया, तो शायद ये स्थिति हमारे लिए संभालना, आर्थिक स्थिति हमारे लिए काफी गंभीर हो जाएगी। इसलिए सरकार ने शायद ये किया कि रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट में कोई परिवर्तन ना किया जाए। अब आपका प्रश्न है कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो हम बताते हैं कि रेपो रेट वो रेट होता है, ये अल्पकालिक दर है, अल्पकालिक उधार दर है, अल्पकालिक उधार दर है। जैसे आपका बैंक दर होता है, बैंक दर वो दर होता है जब RBI, जिस रेट पर RBI कमर्शियल बैंकों को लोन देता है दीर्घकालिक, उसे हम बैंक रेट कहते हैं। लेकिन जब अल्पकाल में आपके पास डेली परिवर्तन होता है, तो अल्पकालीन जिस रेट पर हम लोग कमर्शियल बैंकों को उधार देते हैं, उसे रेपो रेट कहा जाता है। अल्पकाल में RBI जब कमर्शियल बैंकों को जिस रेट पर उधार देता है, उसे हम रेपो रेट कहेंगे, जिस दर पर, यानी अल्पकालिक होना चाहिए। ठीक है, बैंक रेट इसी यही डिफिनेशन है, बट वो दीर्घकालिक हो जाती है, अर्थात वो दर जिस पर बैंकों को RBI कर्ज देता है। क्लियर है? बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को ऋण देते हैं। रेपो रेट कम होने से मतलब ग्राहकों के लिए कम हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का विस्तार हो जाएगा। तो अगर रेपो रेट का मान कम हुआ तो ऑटोमेटिक है मुद्रा का प्रवाह अर्थव्यवस्था में फैलेगा, जिससे मुद्रा स्फीति आएगी, और मुद्रा स्फीति आएगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि याद रखना ये मुद्रा स्फीति डेवलपमेंट का एक प्रकार का इंडिकेटर है। अगर स्फीति एक लिमिटेशंस में है तो याद रखना अर्थव्यवस्था विकास कर रही है। दूसरा हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की, वो रेट जिस रेट पर कमर्शियल बैंक अपने नकद को बैंकों में यानी RBI में जमा कर देते हैं। जैसे आप एक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, मान लीजिए SBI कमर्शियल बैंक है, SBI कमर्शियल बैंक है, पूरे दिन ट्रेडिंग करने के बाद उसके पास कुछ मनी बच गई, तो इस मनी को कहता है कि एक काम करो, चलो RBI के पास रख देते हैं। तो RBI के पास रखते हैं, तो जिस रेट पर वो रेट मिलता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट RRR का तात्पर्य है कि जिस रेट पर RBI में कमर्शियल बैंक अपनी मुद्रा को जमा करते हैं, उस पर मिलने वाला ब्याज।
तो आइए देखते हैं, रेपो रेट इस समय 4% है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेपो रेट इस समय 4% है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है आरबीआई द्वारा। रिवर्स रेपो रेट में परिवर्तन भी नहीं किया गया, 3.35 इस समय वर्क कर रही है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम वालों के लिए। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास इस समय वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ने कहा है कि कोरोना से दूसरी लहर से इकोनॉमी उबर रही है। हमारी इकोनॉमी दूसरी लहर से, हमने लॉकडाउन लगाया, पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी समाप्त हो गई थी, यानी कम हो गई थी, मिनिमम हो गई थी, बट लॉकडाउन खोलने के बाद अब इकोनॉमी फिर से ग्रो कर रही है, फिर से रिवर्स कर रही है, फिर से वापस आ रही है। सप्लाई और डिमांड का बैलेंस बिगड़ गया था। अर्थव्यवस्था में डिमांड खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोगों की आय खत्म हो गई। वहीं दूसरी तरफ सारी कंपनीज बंद हो गई, परिणाम स्वरूप सप्लाई खत्म, डिमांड खत्म क्योंकि इनकम खत्म, इनकम खत्म, डिमांड खत्म, सप्लाई खत्म क्योंकि लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन में डिमांड एंड सप्लाई के बैलेंस को ही बिगाड़ दिया था, और जिससे अब वर्तमान में अर्थव्यवस्था फिर से धीरे धीरे पटरी पे आ रही। बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं है, बट इकोनॉमी रिकवर कर रही है, दैट इज मेन, बहुत अधिक अच्छा इंडिकेटर है फॉर अस। नाउ एमपीसी के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सभी में, यानी एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सभी मेंबर सर्वसम्मत से दरों में कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि जैसे पिछले तिमाही में हमारी मॉनेटरी पॉलिसी थी, उसी रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट था, उसी को ऑपरेट इसमें भी हम करेंगे। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि वैक्सीनेशन और पॉलिसी सपोर्ट एक्सपोर्ट में सुधार से इकोनॉमी में सुधार हो रहा। आज वैक्सीनाइजेशन हो रहा है, वैक्सीनाइजेशन से आपका ह्यूमन कैपिटल फिर से रिकवर कर रहा है। एक प्रकार का डिप्रेशन का शिकार हो गया था, ठीक है। अब हम लोग जॉब करने लगे, अब हमारे अंदर का डर खत्म हुआ है, पॉलिसी सपोर्ट हुई है, एक्सपोर्ट हमारे बढ़े हैं, एक्सपोर्ट में सुधार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी इकोनॉमी फिर से डेवलप हुई है। लेकिन आरबीआई ने महंगाई के, आज भी हमारे पास एक चिंतनीय विषय है, एक सोचनीय विषय है कि लगातार इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जा रही है, जो कोरोना में एक प्रकार से बहुत अधिक कहर बन करके ढा रही है। लगातार फ्यूल प्राइस बढ़ रहा, लगातार खाद्य तेलों का मूल्य बढ़ रहा, और दूसरी तरफ लॉकडाउन के बाद अभी भी लोग सही से अपने जॉब में स्टेबल नहीं हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारे लिए ये महंगाई प्रॉब्लम बन गई है। अगर यही महंगाई नॉर्मल इकोनॉमी में होती तो हमारे लिए हो सकता मच बेटर होता, और हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अभी मेरे पास आय नहीं है, जब आय नहीं है तो ये महंगाई मेरे लिए प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। साथ ही आरबीआई ने जीडीपी के ग्रोथ अनुमान के बारे में कहा कि इकोनॉमी में जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो लगभग 9.5% ही रहेगी, ठीक है। आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी में ये बताया कि अर्थव्यवस्था में 9.5 के आसपास जो अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ रेट है वो बना रहेगा। केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी बताया कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, निवेश, एक्सटर्नल डिमांड सभी में सुधार के संकेत, यानी अर्थव्यवस्था द्वितीय लहर से उबर चुकी है, लॉकडाउन से हम लोग निजात पा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हर सेक्टर में रिकवरी के इंडिकेटर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारे पास पिछले बैठक जो हुई थी 5 फरवरी को, आखिरी मौद्रिक नीति समिति के बैठक के बाद केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति की चिंताओं का जिक्र किया। वहां पर इन्फ्लेशन भी प्रॉब्लम कर रहा था, और आज जब हमने मॉनेटरी पॉलिसी को देख रहे हैं तो आज भी मुद्रास्फीति हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। मुख्य ब्याज दर यानी रेपो रेट में कोई बदलाव उसमें भी नहीं किया गया था। ऐसे में आरबीआई ब्याज दरों में कटौती का जोखिम नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि अभी रिस्क है, अभी इकोनॉमी बहुत अधिक सेंसिटिव है, अभी हम कोरोना से केवल सेकेंड वेव गई है, थर्ड वेव का हमारे पास अलर्ट जारी है, इसलिए हम जोखिम नहीं उठा सकते हैं। आरबीआई के लिए ग्रोथ बढ़ाना प्राथमिकता होगी, इकोनॉमी को ग्रो करना है, हर सेक्टर को ग्रो करना है।
इसके बावजूद ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद नहीं है। क्यों? क्योंकि याद रखना, ग्रोथ तभी होता है, इकोनॉमी में ग्रोथ तभी होगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तब ग्रोथ होगा। लेकिन आरबीआई ने रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया, फिर भी ग्रोथ की उम्मीद है। थोड़ा सा नेक्सस है ना, विरोधाभास है, फिर भी आरबीआई कह रहा है कि हम प्रयास करेंगे। अभी रेपो रेट 4 और रिवर्स रेपो रेट 3.535 पर बनी हुई है। आरबीआई ने रूरल डिमांड पर जोर देते हुए कहा, रूरल डिमांड की बात इन्होंने कही, रूरल डिमांड पर जोर देते हुए कहा कि इसमें खपत बढ़ेगी, रूरल इकोनॉमी हमें डिमांड को शो करेगी। इसके अलावा अर्बन डिमांड, यानी अर्बन डिमांड, रूरल डिमांड के अलावा अर्बन डिमांड भी धीरे धीरे सुधर रहा है और लोग घरों से निकल रहे हैं, अपनी डेली एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं, डेली इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। कंपनियों के नतीजे से संकेत मिल रहा है, जो कंपनी हमारी ओपन हुई, चलने लगी और कंपनियों का मुनाफा ठीक रहा, यानी उनका अच्छा प्रॉफिट है, ठीक ठाक प्रॉफिट है, मतलब आप ऑपरेट कर सकते हो मार्केट में। आईटी सेक्टर से सबसे ज्यादा सपोर्ट इस समय मिल रहा है। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर, चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, हो सकता है कि फिर हमको प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है। आरबीआई गवर्नर ने आर्थिक सुधार के बारे में बात करते हुए ये कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी के अनुरूप है, यानी जो इसके 6 मेंबर होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 मेंबर होते हैं, इन्होंने जो डिसीजन लिया उसी के अनुरूप रहा। कुछ समय के लिए छोड़ दे तो मानसून भी इस साल अच्छा रहा, ठीक है, थोड़ा सा लेट रहा मानसून, जुलाई में आया, जून में हमने उम्मीद की थी और हमारे इस बार मानसून एक्सपेक्टेशन भी काफी गलत हुए हैं, बट फिर भी हम एवरेज कह सकते हैं, ठीक ठाक रहा। महंगाई की बात करें तो उन्होंने कहा कि मई में रिटेल महंगाई 6% के अपर बैंड के ऊपर रही, जो थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम थी। अर्थव्यवस्था में इतना अधिक नहीं होना चाहिए था, जबकि अर्थव्यवस्था कोविड के कहर से जूझ रही थी और इस समय 6% महंगाई भी थी, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम की बात थी। हालांकि प्राइस मोमेंट मॉडरेट रहा, यानी जो इन्फ्लेशन में चेंजेस हुए, यानी इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी या घटोतरी हुई, वो ज्यादा नहीं हुई, थोड़ा सा हुआ। मांग में भी धीरे धीरे सुधार हो रहा। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के बाद ओपन हो रही, जब लॉकडाउन के बाद ओपन हो रही तो डिमांड बढ़ रही है। इससे संबंधित हालात में बहुत ज्यादा सुधार तो अभी तो नहीं दिख रहा है। कॉलेज, स्कूल अभी बंद है और अभी भी ओपन किए गए हैं, लेकिन एक डर बना हुआ कि थर्ड वेव अगर आ जाती है तो हमको फिर से कॉलेज और स्कूल्स बंद करने पड़ेंगे। इंडस्ट्रीज को हमने ओपन किया, कुछ और इंस्टीट्यूट संस्थानों को हमने ओपन किया, लेकिन कब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं। ऐसे में हमारी पूरी कोशिश है डिमांड और सप्लाई, क्योंकि लॉकडाउन के बाद डिमांड एंड सप्लाई दोनों में प्रॉब्लम आती है। चेन को मजबूत किया जाए, एफिशिएंस बनाने की है कि डिमांड और सप्लाई पे ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े लॉकडाउन का। लेकिन पढ़ना तो है, जब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाएगी। शक्तिदास ने यह भी कहा कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार से वित्तीय बाजारों को फायदा हुआ है, इकोनॉमिक रिकवर कर रही है, जिससे हमारा फाइनेंशियल मार्केट फिर से डेवलप होता चला जा रहा है। थैंक यू। और इस हमने जो टॉपिक्स लिया, जो आज मॉनेटरी पॉलिसी पर टॉपिक्स लिया, इसके लिए रेफरेंसेस हम आपको बता दें कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट, इसके अंतर्गत हमने कुछ इंटरनेट साइट्स का यूज किया है। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी को भी हमने इसके अंतर्गत लिया, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की ताजा ब्रेकिंग न्यूज को हमने लिया और मौद्रिक नीति के लिए विकिपीडिया को भी हमने डिफाइन करने के लिए और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को डिफाइन करने के लिए यूज किया। सो मच थैंक यू। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। अर्थव्यवस्था पुनः गतिशील होने जा रही है। अगर थर्ड वेव नहीं आती तो हम फिर से एक अच्छे बेस्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर की तरफ बढ़ रहे हैं और अर्थव्यवस्था फिर से सुचारू रूप से संचालित हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।